प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बेसिक है कि इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो जिसको मशीन फॉलो करे उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स कैसे बनते हैं और उन इंस्ट्रक्शन सेट को क्यों बनाया जाता है। अब ये आप बेसिक डेफिनेशन तो देख रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर हम समझते हैं, इसको जनरल लैंग्वेज में देखते हैं कि इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। दूसरी डेफिनेशन है कि प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू मेक मशीन वर्क। कोई भी काम करना हो मशीन के थ्रू, मशीन के थ्रू कोई आउटपुट लेना हो। मशीन इज़ अगेन डेफिनेशन, मशीन जो है वो क्या है, एक इनपुट लेना है, वो प्रोसेस करेगी, वो कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करेगी। तो उसको आउटपुट जनरेट कराने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा उसको हम कहेंगे प्रोग्राम। और उसको जिस लैंग्वेज में लिखा जाएगा या जिस मेथड पे लिखा जाएगा उसको प्रोग्रामिंग कहेंगे। ठीक है जी। तो प्रोग्रामिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करती है। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी भी अगर डेफिनेशन नहीं क्लियर होती तो थोड़ा और जेनरिक जाते हैं। अ टोस्टर, टोस्टर क्या कर सकता है, व्हाट कैन अ टोस्टर डू। एक टोस्टर सिंपली आपको एक इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के थ्रू एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो भी उसकी जॉब होती है। इसी तरह कंप्यूटर है, वो क्या कर रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है। डिफरेंट आप क्या चाहते हैं, कंप्यूटर रिफ्रेश कर दे किसी चीज़ को, कंप्यूटर जो है वो किसी ऑडियो को प्रोसेस कर दे, किसी इमेज को कर दे। तो ये काम आप कंप्यूटर से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। वीडियो प्रोसेस करना चाहते हैं, टेक्स्ट प्रोसेस करना चाहते हैं। अभी भी अगर डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई तो हम और लोअर लेवल पे जाके देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि कोई इवेंट है, आपके घर में कोई इवेंट है, बर्थडे प्रोग्राम है, कोई मैरिज प्रोग्राम है, पिकनिक का प्रोग्राम है। तो व्हाट यू डू, आप आपके सहन में क्या आता है कि यार इस प्रोग्राम के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बर्थडे पार्टी करनी है, तो उसमें बर्थडे के लिए आपने उसमें गेस्ट कितने बुलाने हैं, ठीक है, उसका टाइम स्टार्ट का क्या होगा, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें आपने प्रे या दुआ करवानी है, देन उसके वेलकम रिमार्क्स होंगे। फिर आप कोई गेमिंग और कोई पार्टी स्टार्ट करने से पहले कुछ एंटरटेनमेंट रखेंगे, कुछ इंगेजमेंट लोगों की होगी, उसके बाद आप कोई डिनर प्लान करेंगे। फिर उसके बाद उस हर चीज़ का देखिए एक टाइम है और एक कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप बर्थडे का प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप सारे स्टेप्स को एक तरतीब से एक स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और एट द एंड वो आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा जिसमें लोग, ऑडियंस खुश होगी या आप उसको एक अच्छे तरीके से चला सकेंगे। लाइक इसी तरह अगर हम पिकनिक के प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमें जी गाड़ी बुक करनी है, हमें खाने का अरेंजमेंट करना है, हमें और बहुत सारी जो पिकनिक से रेलिवेंट चीज़ें उन सबको लिस्ट आउट करना है, टाइमली होना चाहिए, अल्टरनेट्स होने चाहिए। कोई अगर प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ मिस हो रही है तो उसे वहाँ पे इंगेज करें, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं हो रही हो, कोई टाइम टाइम ऑर्डर के ऊपर सारी चीज़ें। तो इस तरह क्या होता है कि आप अपने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिस्ट आउट करते हैं, आप उसको टाइमली मैनेज करते हैं। इस तरह आप एक प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी इवेंट फैमिली का हो। ऐसे ही अगर अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी टाइप की एक एग्जांपल है कि उसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कलेक्ट करते जाते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी उसके रेलिवेंट आइटम्स होंगे, आप उनको स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करेंगे और एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में लेकर आ जाएंगे। और जब उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका वो अचीव टारगेट जो है वो मिल जाता है। साइंटिफिकली हम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी एक डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास फार्मूला है। तो अब हमें डेंसिटी का जो इनपुट है वो हमें पता है कि मास हमें देना होगा, वॉल्यूम देना होगा और आउटपुट हमें डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमें इनपुट्स पता होने चाहिए, ठीक है, उसके फार्मूलेशंस पता होनी चाहिए, आउटपुट्स पता होने चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। इन सारे स्टेप्स को अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें तो ये एक प्रोग्राम बन जाता है। या अगर हम कोई भी साइंटिफिकली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की कोई एग्जांपल लें, कोई इंस्ट्रक्शन सेट जमा करें, तो वो पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्राम किसे कहते हैं।
अब प्रोग्राम करने के लिए जब हम कंप्यूटर पे बात करते हैं कि कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स बनाने, तो हम जाहिर है रियल वर्ल्ड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं और उससे हम आउटपुट या वो जनरेट करते हैं। कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी लैंग्वेजेस होती हैं या किस किस तरह से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में अगर हम बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस को देखें तो वो बाइनरी लैंग्वेजेस पे आ जाती हैं, जैसे 1 और 0 जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी। लोएस्ट लेवल, सबसे लोएस्ट लेवल, एक सर्किट जो है, एक आईसी या एक चिप जो है वो बाइनरी 1 और 0, करंट की प्रेजेंस या करंट एब्सेंट होगा या करंट प्रेजेंट होगा। वायर में सर्किट में करंट की एग्जिस्टेंस को 1 और 0 कहा जाता है। ये बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जिसको मशीन समझ सकती है उसको मशीन डिज़ाइन करने वाले समझ सकते हैं। सेकंड लेवल पर आ जाती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। लोएस्ट से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हम आ जाते हैं, जो कि कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया कि जो बाइनरी लैंग्वेज थी उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस में कुछ कमांड्स के अंदर कंपोज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप एडिशन करना चाहते हैं तो आपने ऐड लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आपने मल्टीप्लाई का कोई इंडिकेटर लिख दिया। तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की एक अपर लेयर है। ठीक है, यानी सर्किट जो है 1-0 समझ रहा है, लेकिन हम जो है असेंबली लैंग्वेज के थ्रू उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मिडिल लेवल लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज या कोई भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली मिडिल लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स जो हैं वो लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। अब मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इजी टू यूज़ होती हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के कैपेबल होती हैं, हम उनको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट होती है। एंड देन उसके बाद हम और एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेजेस, जावा, सी शार्प, रूबी, रेल्स, पाइथन, एंड देन हम इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक एडवांस लेवल कह देते हैं। तो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस की एक जनरेशन आई थी जिसमें सी, फोर्ट्रान, पास्कल, ये हम कह सकते हैं कि 90s के अंदर की जो लैंग्वेजेस थी, जो इस वक्त वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो वो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में अब हम कहते हैं कि जो मजीद इन्हांस्ड मिडिल का ही एक एडवांस वर्जन है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप क्लासीफाई करें तो दो ही कैटेगरीज बन रही होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज बन रही होती है, ठीक है, जिसमें बाइनरी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। दूसरी कैटेगरी हाई लेवल लैंग्वेजेस बन रही है, जिसमें मिडिल लेवल और हाई लेवल कैटेगराइज की जा सकती हैं। 10 ईयर, एवरी 10 ईयर जो है कुछ नई लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रही हैं। एक टाइम पे सी लैंग्वेज की बात होती थी, फिर सी से बड़े तो C++ की बात होने लगी, जावा की बात होने लगी, आज पाइथन की हम बात कर रहे हैं। तो ये एवरी 10 ईयर्स के 5 ईयर्स के जनरेशन गैप के साथ साथ नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे सामने आ रही हैं। तो आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो पाइथन है, और पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। इसके बाद मज़ीद हम क्लासीफाई करते हैं लैंग्वेजेस को, तो उसको पैराडाइम्स या उसकी टेक्निकलिटी की तरफ जाते हैं, लाइक इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस। ठीक है, कन्वेंशनल एज, जिस तरह मैंने कहा पुराने टाइम पर, पुराने दौर पे जो लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे थे वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। फिर हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की तरफ आए, फिर उसको स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में चेंज किया गया, पैरेललिज्म की तरफ आ गए। इसी तरह से डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस, लॉजिकल लैंग्वेजेस, फंक्शनल लैंग्वेजेस और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस लैंग्वेजेस जो हैं वो ड्राइव किए। तो पैराडाइम जो है वो दो ही कैटेगरीज हैं, इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव इज फॉर मोर प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव जो है वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से लोअर लेवल की तरफ एक सेकंड डायरेक्शन आ जाती है। इसके अंदर हम एक अलग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस डिफरेंट होती है और इम्पेरेटिव की लैंग्वेज की अलग होती है। थोड़ा सा मैं इम्पेरेटिव को बता दूं आपको कि स्टार्टिंग में जो लैंग्वेजेस थी वो नॉन प्रोसीजरल थी।
यानी वो लाइन बाय लाइन आप उसमें प्रोग्राम किया करते थे, एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहे होते थे और लाइन बाय लाइन मूव कर रहे होते थे। वो लाइंस बार बार रिपीट भी करनी पड़ जाती थी कि एक मेथड आपने बनाया है, अगर आप 2 नंबर की एडिशन करना चाहते हैं तो आप करनी है, दोबारा करनी है, फिर दोबारा से वही काम करेंगे, फिर नंबर्स की एडिशन। तो वो लाइंस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है, लाइक 100 लाइंस में आप 10 टाइम्स नंबर की एडिशन कर रहे हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ने क्या कहा कि जब आप कोई काम रिपीटेड प्रोग्राम कर रहे हो तो रिपीटेड प्रोग्रामिंग को ख़त्म करने के लिए उनको प्रोसीजर्स और ब्लॉक्स में एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर दो, और उस प्रोसीजर को आप कॉल करेंगे तो वो प्रोसीजर वही काम कर देगा जो वो लाइंस में रिपीटेड हो रहा था। तो वो 100 लाइंस के प्रोग्राम जो है वो रिड्यूस होकर 25 लाइंस में आना शुरू हो गए। तो इससे कोडिंग रिड्यूस हो गई और ईज ऑफ प्रोग्रामिंग आ गई। तो लैंग्वेजेस के अंदर एक चेंज आ गया। नॉन प्रोसीजरल थी, लीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती थी, वो प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट प्रोसीजरल के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आ गई। इसमें हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया, हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया। अच्छा, ये स्कोप थोड़ा सा और बढ़ गया प्रोग्रामिंग का, यानी पहले हम प्रोग्रामिंग में फोकस कर रहे थे नंबर्स पे, अल्फ़ाबेट्स पे, स्ट्रिंग्स पे। हमारी डेटा टाइप्स या डेटा कन्वेंशन जो है मैथमेटिकल थी या साइंटिफिक थी। उससे आगे बढ़े तो हमने फिर ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू किए। फिर हमने कहा हमारे पास डेटा टाइप्स एक से ज़्यादा होनी चाहिए, या हम जनरल लाइफ की भी डेटा टाइप्स लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वहाँ पे नंबर्स थे, इंटीजर्स की डेटा टाइप थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आए तो हमने विंडो एक डेटा टाइप बना ली, ठीक है, और विंडोज़ हमने डिक्लेयर करनी शुरू कर दी। हमने कार को एक ऑब्जेक्ट था, हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट था, हमने कार को एक डेटा टाइप बना लिया। एरोप्लेन एक डेटा टाइप बन गई। तो हम रियल वर्ल्ड की तरफ आए। इसी तरह से हमने फिर ये जो प्रोग्रामिंग की ग्राफिकल इंटरफेसिंग थी, ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में ले आए कि एक बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं, बटन के फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक उसकी रेवोल्यूशन थी, वो चेंज हुई। देन अगर हम पैरेलल लैंग्वेजेस देखते हैं तो इट इज़ अनदर एडवांस फॉर्म। ये इसमें आपके पास सुपर कंप्यूटिंग कहना चाहिए कि ऐसी प्रोसेसिंग जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स, एक से ज़्यादा प्रोसेसर, एक से ज़्यादा मेमोरी यूनिट्स या कस्टम हार्डवेयर आप इन्वॉल्व कर लें तो वो पैरेलल प्रोग्रामिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये ज़ाहिर है ये टॉप लेयर सुपर कंप्यूटिंग की तरफ हम जाते हैं तो वो पैरेलल प्रोग्रामिंग आ जाती है। और डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस लाइक लॉजिकल लैंग्वेजेस जो कि लिस्प या प्रोलॉग इस तरह की लैंग्वेजेस थी। इसके अंदर आप कंडीशनल, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल की बात नहीं करते क्योंकि इसका पैराडाइम शिफ्ट होता है, डिक्लेरेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो ये लॉजिकल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं और इनकी लिखने की, इनकी प्रोग्रामिंग करने की टेक्निक उनसे डिफरेंट हो जाती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समहाउ डेटा फ्लो लैंग्वेजेस होती हैं। अगेन यहाँ पर भी पैरेललिज्म के भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होते हैं। और देन डेटाबेस हो गया, मार्कअप लैंग्वेजेस हो गई, टेक्स्ट हैंडलिंग हो गई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, लॉट्स ऑफ पैराडाइम। मतलब हमारे पास जिस तरह का हमें काम करना है, जिस तरह की हमारी एप्लीकेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर द पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो अभी आपके जहन में देखें दो बातें क्लियर हो गई कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और उनके पैराडाइम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में। एक पिक्चर हम देख रहे हैं कि जावा ग्रोथ करती है, सी लैंग्वेज है, सी शार्प है, और उसके बाद पाइथन ग्रो करना शुरू करती है। तो इसके पीछे उसकी रीजंस होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रोथ के पीछे उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि वो कितनी ज़्यादा एप्लीकेबल है, कितना इजी टू यूज़ है, फ्रेंडलीनेस उसमें कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज और उसकी सपोर्ट हमें मिल जाती है। तो अब पाइथन जो है वो जावा को क्रॉस करके आगे बढ़ना शुरू होती है। ठीक है जी। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन से जब वो आगे बढ़ती है तो उसका एक्सपोजर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं?
ट्रांसलेटर्स, जैसा कि इसके नाम से पता है कि ये ट्रांसलेट करेगा एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। और ये सोर्स प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, या जिससे आपको आउटपुट रिटर्न हो रहा हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। बट वाई वी नीड इट, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें ट्रांसलेटर्स की। देखिए, हमने बात शुरू में की कि हमारे प्रोग्राम को एक मशीन अंडरस्टैंड करेगी। तो मशीन की लैंग्वेज जो है वो है बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सर्किट्स है, असेंबली लैंग्वेज है, और हमारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आपस में जब बात करती हैं तो इनके बीच में हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। या हम इस तरह कहते हैं कि इंग्लिश और उर्दू के दरमियान अगर बात करनी है तो एक और हमें एंट्री चाहिए जो इंग्लिश उर्दू दोनों को समझे और ट्रांसलेट करे। वो एक शख्स इंग्लिश में बात करता है तो उसे ट्रांसलेट करके उर्दू में ट्रांसलेट करके पर्सन को बताता है, और वहाँ से उसकी बात को ट्रांसलेट करके उसको, तो इस तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। दोनों आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बिटवीन में हम कह रहे हैं कि ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा। ट्रांसलेटर डिफरेंट टाइप्स के, लाइक इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है और असेंबलर है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बॉटम अप चलते हैं असेंबलर की। असेंबलर क्या करता है कि जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज की होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज में ले जाता है। दोबारा आपको मैं प्रीवियस स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप देखें, पहली लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आपस में जब बात करेंगी, ट्रांसलेशन करेंगी, तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा, असेंबलर इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। तो एक ट्रांसलेटर जो इन दोनों के दरमियान है वो असेंबलर है। इसी तरह जो अब हम हाई लेवल और मिडिल लेवल के दरमियान यूज़ करेंगे तो वो कहलाएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है जी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगर आप देख रहे हो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, तो दोनों के काम हमें एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, कंपाइलर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बल्क ट्रांसलेशन या वन गो में, अगर आपको कोई काम करना हो। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोग्राम है, उसको आप पूरे प्रोग्राम को एक ही स्टेप में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको कंपाइलर की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह अगर उस प्रोग्राम को आप चाहते नहीं हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करें, यानी लाइन बाय लाइन चलें, तो हमें इंटरप्रेटर यूज़ करना होता है। वो इंटरप्रेटर का फंक्शन है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको एक इंग्लिश पैराग्राफ में दूँ और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना हो, तो आप उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस या वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उस ट्रांसलेशन को जो फिजिक्स या पार्ट्स के अंदर हो उसको हम कहते हैं वो इंटरप्रेटर है, ठीक है। और आप अगर पूरे पैराग्राफ को पढ़ के वन गो में, आपने इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ा और उसका ट्रांसलेशन उर्दू में वन गो में कर दिया, तो वो कहलाएगी कंपाइलेशन। तो कंपाइलर कंप्लीट ट्रांसलेशन को कहते हैं, इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन को कह रहे हैं या फेजेस में कह रहे हैं। दूसरी, आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि इंटरप्रेटर के साथ लोअर लैंग्वेज के अलावा असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। तो इंटरप्रेटर की ये फैसिलिटी भी एक आप कह सकते हैं एडिशनल है कि वो डायरेक्ट जो है वो असेंबली लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। तो समहाउ इंटरप्रेटर के फीचर्स और कंपाइलर के फीचर एक दूसरे से डिफर करते हैं। असेंबलर अपनी जगह पर हर प्रोग्राम में यूज होगा। तो कुछ डिफरेंसेस हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर के दरमियान, ठीक है। ट्रांसलेट सब कर रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, और लैंग्वेजेस का डिफरेंस है। असेंबलर की डेफिनेशन देखें कि ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में, नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ये जो असेंबली की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मेमिक्स होते हैं, उनको उठाकर कन्वर्ट करता है 10 की फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये असेंबली लैंग्वेज एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, या सर्किट्स की या लोअर लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो है वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे होते, वो बैकएंड पे चल रही होती है। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की विंडो अगर आप देखें तो कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है,
वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, जो मैंने अभी आपको रेफरेंस बताया था कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूशन का, ट्रांसलेशन के मेथड का फ़र्क है। इसके बाद वो फाइल को जो है वो रन करता है, ठीक है, फाइल बेस्ड ट्रांसलेशन करता है। ये प्रोग्राम को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन चलता है, इसलिए स्लो प्रोसेस करता है, इसको हम कहते हैं स्लो प्रोसेस है। वो वन गो में कर रहा है, वो फास्ट प्रोसेस है। प्लस कंपाइलर जो है वो किसी प्रोग्राम के अगर एरर्स आते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग के दरमियान हम काम करते हैं तो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं, तो वो एरर्स को जो है वन गो में सारे एरर्स बता देता है कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो आपको इंटरप्रेटर जो है स्टेप बाय स्टेप हर एरर पे स्टॉप करता है और पहले एरर पे रोक देता है, फिर आप उसको ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरे एरर पे जाता है, तीसरे एरर। तो ये इंटरप्रेटर का प्रोसेस है। तो कंपाइलर यूज़ होना और इंटरप्रेटर यूज़ होना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ प्री डिफाइंड होता है। मसलन हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर बेस्ड है और उसमें कंपाइलेशन हो रही है, और दूसरी लैंग्वेज है पाइथन हमारे पास, तो वो इंटरप्रेटर बेस्ड है, वो लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट कर रही है।